हाय एवरीवन, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आई होप कि आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि आज से अपन शुरू कर रहे हैं हमारा 20 डेज का चैलेंज। 20 डेज के चैलेंज के अंदर मैं आपको 20 दिन के अंदर, जो आने वाले 20 दिन है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 20 दिन है एग्जाम के अंदर, 20 दिन के अंदर अंदर हम बहुत अच्छे से रिवाइज कर ले। उसके लिए मैं तुम्हें प्रोडक्टिव स्टडी रूटीन्स देने वाली हूँ। उनको बस आंख बंद करके फॉलो करते जाना। हाई वेटेड चैप्टर से लो वेटेड चैप्टर्स की तरफ चलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, तीनों सब्जेक्ट के अंदर। और यही मैं शॉर्ट शॉर्ट लेक्चर्स तुम्हारे लिए अपलोड कर रही हूँ, ताकि तुम कम टाइम के अंदर 2x पे चला चला के रिवाइज कर लो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को। और साथ में यही एनसीईआरटी का तुम्हें पूरा पीडीएफ में शेयर करती हूँ अपने टेलीग्राम के चैनल के ऊपर। आई होप आप लोगों ने टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर रखा है। नहीं कर रखा तो जाके ज्वाइन कर लो। चैट सेक्शन में आपको लिंक पिन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर, सेल साइकिल एंड डिवीजन। इस यूनिट का आखिरी चैप्टर और ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें हमने तीनों चैप्टर आज कवर कर लिए हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल साइकिल एंड डिवीजन, ये तीनों ही चैप्टर्स हमारे आज कंप्लीट हो जाएंगे, होपफुली। होपफुली क्या, फॉर श्योर। एंड कल अपन करेंगे नेक्स्ट यूनिट, जो आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में कि आपको कौन सी यूनिट करनी है। बाकी मैं तो अपने एंड से लेकर ही आऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि डाइवर्सिटी वाली यूनिट आपको करवा देती हूँ, एनिमल किंगडम वगैरह, तो वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कल आके फिर 4 क्लासेस हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल एंड डिवीजन। माय नेम इज एकता सोनी। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पे आपको नीट से रिलेटेड, 12 बोर्ड से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलती रहती है, सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है, पूरा गाइडेंस मिलता है, प्रॉपर मोटिवेशन मिलता है, पढ़ाई भी मिलती है साथ में। बायो के लिए बेस्ट स्टडी आपको यहाँ पर मिल जाती है। टेलीग्राम के ऊपर आपको प्रोडक्टिव स्टडी रूटीन्स दिए जाते हैं मेरी तरफ से। तो मैं अपनी तरफ से जो कर सकती हूँ वो कर रही हूँ, आप भी अपना 100% लगा दो। चलिए स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल एंड डिवीजन। देखिए, हमने चैप्टर जो इस यूनिट का पहला चैप्टर था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जहां पर हमने सेल के बारे में देखा था कि सेल क्या होता है, सेल के अंदर क्या क्या सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। अब हम देखेंगे सेल डिवाइड कैसे करता है, क्योंकि हमने ये नाम तो बहुत सुने कि सेल डिवाइड करता है, अपना नंबर बढ़ाता है, पर सेल का एक्चुअली में डिवीजन होता कैसे। अब हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा कि सेल जो होता है ना, वो डिवाइड कुछ इस तरीके से करता है कि एक सेल आता है वो 2 में डिवाइड हो जाता है। जनरली अपन छोटी क्लासेस में यही पढ़ते हैं, जिसको अपन बोल देते हैं माइटोसिस। और फिर 10th में आते आते अपन को थोड़ा सा नॉलेज और ज्यादा दे दिया जाता है। वहां पर बोला जाता है कि भाई, ये जो आपका सेल होता है ना, ये जो आपका सेल होता है ना, एक सेल से जब आपके 4 सेल्स बनने लग जाए तो वो वाला टाइप का जो डिवीजन होता है वो मियोसिस कहलाता है। तो ये अपन को छोटी क्लासेस में सिखाया जाता था। ये तो अपन को बेसिक नॉलेज पता है कि एक माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल्स बनती है, मियोसिस में एक सेल से 4 सेल्स बन जाती है। ठीक है, अब हमें माइटोसिस होता कैसे, मियोसिस होता कैसे, उसके डेप्थ में जाते हैं। देखिए, माइटोसिस के अंदर क्या होता है, या सेल साइकिल बेसिकली क्या होता है। सेल साइकिल एक होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट, मतलब अलग अलग टाइप के इवेंट होते हैं जहां पर सेल डिवीजन करने के लिए तैयार भी होती है। जैसे कि तुम अपना एग्जाम देने के लिए तैयार हो रहे हो, तुम्हारा डिप्रेशन, एंजाइटी, कभी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, कभी कॉन्फिडेंस डाउन होता है, तो ये तुम्हारे भी इवेंट्स हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। तब जाके तुम एक दिन अपना पेपर लिख कर आओगे। ठीक है, तब जाके तुम्हारा रिलीफ मिलेगा, तुम्हें एकदम से अचानक से शांति मिलेगी। तो वही यहाँ पर सेल डिवाइड करने से पहले अपनी बहुत सारी तैयारियां करती हैं, जिसमें सेल अपने आप को ग्रो कर रही होती है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है, उसमें जीनोम ग्रो, उसका जीनोम डुप्लीकेट होता है, इसमें डीएनए डुप्लीकेशन हो रहा होता है। बहुत सारे इवेंट्स ऐसे चलते हैं। तो ये इन सारे इवेंट के ग्रुप को ही अपन क्या बोल देते हैं, सीक्वेंस को ही अपन क्या बोल देते हैं, सेल का साइकिल बोल देते हैं। हालांकि देखिए, सेल की जो ग्रोथ होती है, हम कहते हैं ना कि सेल ग्रो कर रही है, तो सेल ग्रो किस हिसाब से करती है। सेल की जो ग्रोथ होती है ना, वो जैसे होती है साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, मतलब साइटोप्लाज्म अंदर का जो लिक्विड है ना वो ग्रो करता है यहाँ पर। तो इस हिसाब से हम बोलते हैं कि भाई सेल भी ग्रो कर रही है। ठीक है, तो सेल का साइटोप्लाज्म यहाँ पर ग्रो होता है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज को ही अपन बोलते हैं, यहाँ पर ग्रोथ होती है। और ये साइटोप्लाज्म का जो इंक्रीमेंट होता है वो ऐसा नहीं कि एक झटके में हो जाता है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है कि ये धीरे 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 करके ही इम्प्रूव होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। फिर साथ में डीएनए का सिंथेसिस भी यहाँ पर होता है। डीएनए का सिंथेसिस भी भाई ऐसा नहीं कि पूरी साइकिल में कहीं पर भी हो रहा है या फिर पूरे साइकिल में होता ही जा रहा है कंटिन्यूसली। सेल साइकिल में एक स्पेसिफिक पोजीशन पे, स्पेसिफिक जगह पर ही सेल का, या स्पेसिफिक स्टेज के ऊपर ही सेल का जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेट हो रहा होता है। तो सेल का डीएनए भी रेप्लिकेट होता है, सेल का साइटोप्लाज्म भी इंक्रीज होता है। अब बताओ, एक सेल का साइटोप्लाज्म है वो इतना कितना इंक्रीज हो जाएगा भाई। एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जहाँ पर सेल का सैचुरेशन लेवल आ जाएगा कि भाई इतना कितना साइटोप्लाज्म हो गया, इसको थोड़ा दूसरे सेल में डालो। तो इससे हमें सेल डिवीजन करना पड़ता है, क्योंकि सेल डिवीजन करने के लिए साइटोप्लाज्म का अमाउंट और साथ में इसमें न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म का अमाउंट, इन दोनों का अमाउंट जो होता है, इन दोनों का रेशियो जो होता है ना, मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म का रेशियो और साइटोप्लाज्म का रेशियो जब गड़बड़ा जाते हैं तब सेल अपना डिवीजन करने के लिए जाती है।
तो ये तो हमें पता चल गया कि सेल डिवाइड क्यों करती है, और सेल का जो डिवीजन होता है क्या कोई कंट्रोल कर रहा होता है? यस, कंट्रोल करते हैं, जेनेटिक कंट्रोल के अंडर ये सारा काम होता है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो सेल के डिवीजन के लिए जेनेटिक कंट्रोल रिक्वायर्ड होता है। इसके साथ में सेल साइकिल की कुछ फेजेस देखते हैं। देखिए, सेल साइकिल के फेजेस के लिए आपको मैं जनरल ब्रॉड कैटेगरी में बताऊं, वैसे तो मैंने आपको बताया कि मियोसिस माइटोसिस दो तरीके के सेल साइकिल्स होते हैं, लेकिन जो सेल साइकिल जब मियोसिस या माइटोसिस जो एक्चुअल डिवीजन होता है उससे पहले, एक्चुअल डिवीजन से पहले वो तैयारी करती है। जैसे तुम एक्चुअल एग्जाम देने बैठोगे उससे पहले काफी सारे मॉक टेस्ट लिख के जाते हो, है ना। मॉक टेस्ट लिखोगे तब तुम्हें पता चल जाता है कि यार ये ऐसे ऐसे होता है, क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करने होते हैं, इतने टाइम का पेपर आता है, तुम्हें प्रॉपर आइडिया लग जाता है। उसके बाद में तुम अपना मेन एग्जाम देने जाते हो। सेम यहाँ पर भी होता है कि जब सेल अपना मेन डिवीजन करने जाते हैं उससे पहले वो बहुत सारी तैयारियां करते हैं ताकि उस डिवीजन में कोई गड़बड़ ना आए, क्योंकि उस डिवीजन करने के लिए भाई बहुत सारी ताकत चाहिए होती है, बहुत सारा प्रोटीन चाहिए होता है, सेल ग्रोथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारा काम जो होता है ना एक ऐसी फेज में होता है जिसको बोलते हैं इंटरफेज, जहां पर सिर्फ सेल अपनी क्या करती है, तैयारी करती है। अब ये इंटरफेज जो होता है और एम फेज होता है, इन दोनों को मिलाकर जितना भी ड्यूरेशन बनता है ना वो होता है सेल साइकिल का ड्यूरेशन। और ये सेल साइकिल का ड्यूरेशन हर टाइप की सेल में अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर अपन ह्यूमन बीइंग की बात करें ना तो हमारे अंदर 24 आवर्स का सेल साइकिल का ड्यूरेशन होता है, मतलब 24 आवर्स के अंदर हमारी सेल डिवाइड हो सकती है। लेकिन वहीं पर अगर हम ईस्ट की बात करें जो कि खुद भी एक यूकेरियोटिक सेल है, लेकिन उसका जो डिवीजन का टाइमिंग होता है वो 90 मिनट्स का होता है, तो वो 90 मिनट्स में डिवाइड होती है और हमारी सेल 24 आवर्स लेती है। 24 आवर्स में हमारी सेल की खास बात ये है कि जो ये जो 23 आवर्स लेती है ना, इसमें से 95% तक का पार्ट जो होता है 23 आवर्स जो होता है वो इंटरफेज में जाता है। ये इंटरफेज एक ऐसी फेज होती है जहां पर सेल सिर्फ अपने आप को तैयार कर रही होती है डिवीजन करने के लिए, एक्चुअल डिवीजन नहीं करती है। एक्चुअल डिवीजन करती है वो एम फेज में जाके, जिसको अपन माइटोटिक फेज या फिर एम फेज बोलते हैं। यहाँ पर एक्चुअल डिवीजन चलता है और इंटरफेज में तैयारी चलती है। तैयारी में वो बहुत टाइम लगाती है, जैसे तुम लोग तैयारी में इतना टाइम लगाए हो, 1 साल 2 साल, पता नहीं कितने साल से पढ़ रहे हो, कितने महीनों लगा के तुम पढ़ रहे हो, इतना टाइम तुम तैयारी में लगाते हो, लेकिन एग्जाम कितने घंटे में होता है? सिर्फ 3 घंटे 20 मिनट के अंदर। तो इतने कम टाइम में तुम्हारा एक्चुअल चीज हो जाता है और इतने काफी लंबे टाइम तक तुम अपना प्रिपरेशन करते हो। सेम अपने सेल के साथ भी होता है। तो 95% तक का टाइम से तैयारी में लगाती है, 23 आवर्स तक तैयारी में लगाती है, और जस्ट 1 आवर जो होता है ना ये सिर्फ देती है डिवीजन में, एक्चुअल डिवीजन के अंदर। तो कुछ इस तरीके से आपको सेल साइकिल को देखना होता है। सेल साइकिल का सेल का जब डिवीजन होता है वो 2 फेजेस में होता है। ऐसा नहीं होता कि भाई सेल लाए, चाकू से काट दिए, 2 भागों में डिवाइड हो गई, ऐसा नहीं होता है। सेल के अंदर क्या होता है ना, डीएनए प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म होता है। तो इस सेल के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, दोनों का डिवीजन करना पड़ता है पहले, क्योंकि मैंने बताया कि सेल डिवाइड क्यों करती है, रीजन क्या है इसका, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का अमाउंट का रेशियो मेंटेन करने के लिए। तो न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर है ना, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये न्यूक्लियस का डिवीजन करना पड़ेगा और फिर साइटोप्लाज्म का करना पड़ेगा। तो हमें 2 डिवीजन करने पड़ते हैं, पहले हमें न्यूक्लियस का डिवीजन करना पड़ता है जिसको अपन बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, फिर अपन साइटोप्लाज्म का डिवीजन करना पड़ता है, उसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, तब जाके सेल डिवाइड होती है। तो जब अपन न्यूक्लियस का डिवीजन करते हैं तब उसमें क्या होता है ना कि ये जो डीएनए होता है ना ये डबल हो जाता है, अपना अमाउंट बढ़ा लेता है, ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर भी डबल हो जाता है। उसके बाद में साइटोकाइनेसिस करते हैं तो क्या होता है ना, ये पूरा साइटोप्लाज्म ऐसे हाफ हाफ में डिवाइड हो जाता है और 2 सेल्स ऐसे अपनी सेपरेट डॉटर सेल्स बन जाती हैं। अब अपन इतनी बात तो अपन ने कर ली, अब अपन बात करते हैं कि भाई ये 2 फेजेस जो होती है, इंटरफेज होता है और एम फेज होता है। तो इंटरफेज की कितनी फेजेस होती है, इंटरफेज की 3 सब फेजेस होती है, G1 S G2। मैंने यहाँ पर एकदम प्रिसाइज फॉर्म में लिख दिया है कि G1 फेज में बेसिकली क्या होता है। G1 फेज में सेल जो होती है मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, मतलब सारी प्रोसेसेस उसके अंदर हो रही होंगी, जो सेल में प्रोसेसेस होती है ना, जो भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिकल मतलब चीजें हो रही है वो सारी की सारी चीजें जीवन फेज में होती है। अगर अपन बात करें हमारे जीवन फेज में सेल मेटाबॉलिकली भी एक्टिव रहती है और साथ साथ में कंटिन्यूस ग्रोथ करती है, सेल में कंटिन्यूस ग्रोथ हो रही होती है, भाई बढ़िया से ग्रो होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी। उसके बाद में एस फेज आता है। एस फेज एक ऐसा फेज होता है जहां पर डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, भाई न्यूक्लियस का डिवीजन होना होगा, कैरियोकाइनेसिस होना होगा, तो इस न्यूक्लियस के अंदर से ये डीएनए की एक कॉपी तो बनानी पड़ेगी ना ताकि वो दूसरी सेल में जाए। तो उस कैरियोकाइनेसिस करने के लिए हमें डीएनए को रेप्लिकेट करना पड़ेगा और रेप्लिकेशन के लिए हमें एस फेज की रिक्वायरमेंट लगती है। वहां पर हम एस फेज में डीएनए का ही नहीं, एनिमल सेल की बात करें तो वहां पर सेंट्रियोल का भी मतलब रेप्लिकेशन चलता है, क्योंकि सेंट्रियोल ही होता है जिससे स्पिंडल फाइबर निकलेंगे, जो हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा था। तो सेंट्रियोल का भी हमें डिवीजन चाहिए होता है और डीएनए का भी हमें रेप्लिकेशन चाहिए, तो दोनों का रेप्लिकेशन एस फेज में ही होता है। ये सेंट्रियोल हमारे प्लांट में नहीं होता, एनिमल में ही होता है, तो एनिमल्स में सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये बात करी। फिर G2 फेज में क्या होता है, G2 के अंदर सिर्फ प्रोटीन बन रहा होता है और सेल अपना ग्रोथ करती रहती है, कंटिन्यूसली बहुत ग्रोथ करती है।
ठीक है। अब एस फेज में जैसे मैंने बताया कि अमाउंट ऑफ डीएनए जो होता है ना वो डबल हो जाता है, मतलब डीएनए रेप्लिकेट करता है। तो डीएनए रेप्लिकेट करता है और क्रोमोसोम रेप्लिकेट करता है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पर। देखिए मैं आपकी कंफ्यूजन और बेसिक्स थोड़ा क्लियर करती हूँ। बेसिकली क्या होता है ना कि आपके सेल के अंदर जैसे कि देखो यहाँ पर देखो, ये वाला मैंने डायग्राम बना के रखा है। ये दो सेल्स हैं। ये एक सेल के अंदर आपको एक क्रोमोसोम दिख रहा है जिसके अंदर आपको एक सेंट्रोमियर दिख रहा है और उसके ऊपर आपको एक ऊपर वाली आर्म नीचे वाली आर्म दिख रही है। तो आप क्या बोलेंगे, इस सेल में कितना क्रोमोसोम है? आप बोलेंगे एक क्रोमोसोम है, इसलिए मैंने इसको हैप्लॉइड एन बोल दिया। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है? एन। नंबर ऑफ क्रोमोसोम को डिनोट करने के लिए हम एन से डिनोट करते हैं। और अगर मैं बोल दूं कि इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एक क्रोमोसोम में तो ऑब्वियस ही बात है डीएनए का अमाउंट भी एक ही होगा ना, क्योंकि एक क्रोमोसोम में एक डीएनए होगा। तो इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ में अमाउंट ऑफ डीएनए भी क्या है? एक ही है। इसको सी से कर रहे हैं हम डिनोट अमाउंट ऑफ डीएनए को, ठीक है। तो अभी हमने ये कर दिया। अब हम बात करते हैं कि भाई जब सेल के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है, जब एस फेज निकलती है ना, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ तो हुआ क्या ना कि यही क्रोमोसोम के अंदर एक और क्रोमेटिड आके लग गया है। काफी बच्चे बोलते हैं कि भाई ये तो दो क्रोमोसोम हो गए। ये दो क्रोमोसोम नहीं हुए हैं। दो क्रोमोसोम तब तक नहीं होते जब तक एक सेंट्रोमियर सेपरेट नहीं होता। ये एक ही सेंट्रोमियर से दोनों क्रोमेटिड अटैच्ड हैं, दैट मींस कि ये एक ही क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम डिफरेंट नहीं हुआ। अगर मैं ऐसा बोल देती कि भाई ये एक क्रोमोसोम और ये दूसरा क्रोमोसोम, तो मैं बोल सकती थी कि ये दो क्रोमोसोम हो गए हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा ना कि सेंट्रोमियर एक ही है, इस एक सिंगल पॉइंट से दो क्रोमेटिड अटैच्ड है, तो मैं इसको दो क्रोमोसोम नहीं बोलूंगी, इसको एक ही क्रोमोसोम बोलूंगी। अब क्रोमोसोम तो एक ही है, लेकिन बताओ, आप बताओ इसके अंदर कि भाई डीएनए का नंबर डबल नहीं हुआ क्या? बताओ, क्रोमेटिड दो हो गए हैं। नंबर ऑफ क्रोमेटिड से आप अमाउंट ऑफ डीएनए कैलकुलेट कर सकते हो कि अमाउंट ऑफ डीएनए कितना आया। बस आप देख लो कि नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितने आ गए हैं। अगर यहाँ पर क्रोमेटिड एक था तो यहाँ पर अमाउंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो एक ही था, अमाउंट ऑफ डीएनए भी एक ही था। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितने हो गए हैं? दो हो गए हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई डिफरेंस नहीं आया, क्योंकि क्रोमेटिड ये जो सेंट्रोमियर था इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। अभी तक सेंट्रोमियर वही है, एक ही सेंट्रोमियर से दोनों क्रोमेटिड्स अटैच्ड है। लेकिन क्योंकि क्रोमेटिड दो हो गए हैं इसलिए हमारा नंबर अमाउंट ऑफ डीएनए भी डबल हो गया है। तो अमाउंट ऑफ डीएनए डायरेक्टली डिपेंड्स किस पे करता है? क्रोमेटिड के नंबर पे। क्रोमेटिड दो है तो नंबर ऑफ डीएनए भी 2C हो जाएगा, क्रोमेटिड एक है तो C रहेगा। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि भाई क्रोमोसोम एक ही है लेकिन नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हुआ है? डबल हो गया है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर सिर्फ डीएनए का ही रेप्लिकेशन होता है, लेकिन क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन नहीं होता है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि इस सेल के अंदर मैंने दो क्रोमेटिड्स अलग अलग बना रखे, दो अलग अलग सेंट्रोमियर से, तो मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n लिखा है। लिखना भी चाहिए, दो अलग अलग सेंट्रोमियर है, दो अलग अलग सेंट्रोमियर के दो अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं। और नंबर ऑफ सेंट्रोमियर अलग, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर दो है तो ऑब्वियसली बात है कि डीएनए का अमाउंट तो डबल होना ही था। फिर मैंने यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन करा तो एक सब मतलब दोनों क्रोमोसोम में अपना अपना एक एक क्रोमेटिड एक्स्ट्रा आ गया। तो देखो इसमें एक्स्ट्रा आ गया, इसमें एक्स्ट्रा आ गया। एक्स्ट्रा आते बताओ क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम में डिफरेंस आया? नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम तब डिफरेंट होते कि जब इनके पास में सेंट्रोमियर सबका अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेंट्रोमियर एक ही है, बस उससे एक क्रोमेटिड एक्स्ट्रा आके जुड़ गया है। और इसके साथ में अमाउंट ऑफ डीएनए सिर्फ डबल हुआ है। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हुआ क्योंकि क्रोमेटिड डबल हो गया, दैट्स इट। तो इतना आपको कंफ्यूजन आना नहीं है यहाँ पर कि भाई क्या हो गया क्या नहीं हो गया, ठीक है। अब बाद में एनसीईआरटी बोलती है भाई G1S G2 चीजें तो ठीक है, जब सेल एकदम एक्टिवली डिवाइड करने के मूड में होती है ना तो वो G1S G2 से चलती है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि सेल ना मन नहीं करता उसका डिवीजन करने का, ओकेजनली हो सकता है ऐसा, या फिर कोई ऐसी चीज हो सकती है कि भाई जहां पर सेल जो है एग्जिट करना चाहती है, उस सेल डिवीजन वाले साइकिल में एंटर नहीं करना चाहती है। वो चाहती है कि भाई मैं नहीं करना चाहती भी डिवीजन, मैं रेस्टिंग फेज पे जाना चाहती हूँ। तो वो रेस्टिंग फेज होती है उसकी G0 फेज या क्वेश्चन फेज बोलते हैं इसको। इसके अंदर सेल जो है जिंदा है, मरी नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सेल डेथ हो गई, डेड हो गई है सेल। सेल डेड नहीं होती है, सेल जिंदा ही है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, अपनी पूरी प्रोसेसेस चल रही है, लेकिन प्रोलिफरेट नहीं कर रही है। मतलब ग्रोथ ज्यादा इसमें यहाँ पर नहीं हो रही है। तो ग्रोथ अगर नहीं हो रही है, मेटाबॉलिकली लेकिन एक्टिव है, तो यहाँ पर डिवीजन तो नहीं होगा। क्योंकि जब सेल ग्रो करेगी तभी तो डिवाइड करेगी ना। जब सेल ग्रो इतनी सी है तो क्यों डिवीजन चाहिए उसको, है ना। तो ये हार्ट सेल्स के अंदर यहाँ पर इसका एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी कहते हैं कि भाई माइटोसिस जो होता है ना वो जनरली 2n सेल्स में होता है। 2n का मतलब होता है जो डिप्लॉइड सेल्स होती है ना उन्हीं में होता है। जैसे हमारी बॉडी की हर सेल डिप्लॉइड होती है, तो जनरली हमारी बॉडी में किसी भी एनिमल या प्लांट कोई भी हो, माइटोसिस जनरली 2n के अंदर होता है। लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि माइटोसिस सिर्फ 2n में ही हो, ये n में भी हो सकता है। लेकिन एनिमल्स में देखा जाए तो वो 2n ही होता है। एनिमल्स में मोस्टली ये 2n में ही होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन आता है, मेल हनी बी जो होती है ना, मेल हनी बी हैप्लॉइड होती है, लेकिन फिर भी इसमें हैप्लॉइड होते हुए भी इसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है। लेकिन प्लांट सेल के अंदर 2n में भी माइटोसिस होता है और हैप्लॉइड में भी यानी n में भी माइटोसिस होता है। तो दोनों में टाइप का माइटोसिस होता है।
उसके बाद बात करते हैं एम फेज, एक्चुअल डिवीजन की बात करते हैं। एक्चुअल डिवीजन की फेज आती है जहां पर क्रोमोसोम जो होगा ना वो भी डबल होगा, ठीक है। अब तक हमने सिर्फ डीएनए का अमाउंट डबल होते हुए देखा था, क्रोमोसोम डबल होते हुए नहीं देखा था। यहाँ क्रोमोसोम भी डबल होगा, लेकिन इस फेज के लिए हमारे पास 4 और सब फेजेस आती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब देखिए ध्यान से सुनिए क्या होता है। प्रोफेज का मतलब ये होता है कि तुम्हारे पास में धागे धागे पड़े हैं, ठीक है। मैं एकदम रफ डायग्राम बना के दिखाती हूँ, ये तुम्हारे पास धागे धागे पड़े हैं, ये प्रोफेज है, ठीक है। अब ये धागे जो होते हैं ना प्रोफेज के अंदर आके तुम्हारे मतलब अर्ली प्रोफेज है ये, इस अर्ली प्रोफेज के अंदर आके ये धागे जो होते हैं ना कुछ इस तरीके से क्रोमोसोम बन जाते हैं, मतलब ये थोड़े कंडेंस हो जाते हैं, धागे एकदम क्लियरली विजिबल हो जाते हैं, ठीक है। जब ये धागे होते हैं तो इसको क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं, और यही धागे जब कंडेंस बन जाते हैं तो इसको क्रोमोसोम बुलाने लगते हैं, कुछ नया नहीं है। इसके बाद में क्या होता है ना, मेटाफेज आती है। मेटाफेज में क्या होता है ना, ये दोनों क्या करते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं ना सो जाते हैं, किसके ऊपर, बिल्कुल मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर, है ना, बीच वाली जो मेटाफेजिक प्लेट होती है ना, एकदम सेंट्रल प्लेट, यहाँ पर सो जाते हैं। इसके बाद में अपन क्या करते हैं ना, इन दोनों क्रोमेटिड्स को अलग अलग कर देते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, है ना, दोनों अलग अलग पोल्स के ऊपर चले जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है ना कि हम इन दोनों के बीच में क्या करते हैं ना, टीलोफेज ले आते हैं। टीलोफेज लाने के टाइम पर क्या करते हैं, वापस से वही साइकिल करते हैं कि भाई ये जो क्रोमोसोम बने थे ना इनको वापस से धागे बना दो, ये धागे बना दो, ये लो, ये धागे बन गए हैं, है ना, ये धागे बन गए हैं। अब ये धागे ऊपर बन जाएंगे, ये टीलोफेज आ जाती है। उसके बाद में लास्ट में क्या कर देते हैं, साइटोकाइनेसिस कर देते हैं। देखो ये साइटोकाइनेसिस करते हैं, इसके चारों तरफ सेल वॉल, इसके चारों तरफ सेल वॉल, 2 सेल्स बन जाएंगी अलग अलग। तो एक सेल से 2 सेल्स कुछ इस तरीके से बनती है। तो ये सारी फेजेस अपन को पढ़नी है। देखिए प्रोफेज की बात करें तो शुरुआत में मैंने आपको बताया प्रोफेज को तो पहचान ही क्या होती है प्रोफेज की, कि क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट, आपको धागे धागे आपको मिलेंगे और धागों का कंडेंसेशन यहाँ पर होता है, ये प्रोफेज होता है। उसके बाद में अपन यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर लिखेंगे। पहले तो कंडेंसेशन होना एक पहचान होती है, दूसरा इसके अंदर क्या होता है ना कि सेंट्रोसोम जो होता है, जो कि एस फेज में डुप्लीकेट हो गया था, आपको पता है ये सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हो जाता है एस फेज के अंदर एनिमल सेल में। तो ये सेंट्रोसोम जो होता है ना, क्योंकि इन्हीं से तो निकलेंगे ना स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल होते हैं, यहीं से तो स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे। तो इनको क्या करना पड़ता है, हमें डुप्लीकेट करना पड़ता है। ये स्पिंडल फाइबर ही तो ऊपर दोनों पोल्स पे जाके इसको खींचेंगे, एक साइड इस साइड, एक साइड इस साइड, ऐसे खींचेंगे तभी तो डिवीजन होगा ना। तो ये सेंट्रोसोम जो होते हैं ना, ये भी क्या होते हैं, धीरे धीरे दूर जाने पे लगते हैं, पहले पास पास होते हैं फिर धीरे धीरे दूर जाने लगते हैं। फिर एनसीईआरटी कहती है कि सेंट्रोसोम के चारों तरफ ऐसे ना कुछ ऐसे तारे जैसी स्ट्रक्चर होती है, ये इसको हम बोल देते हैं एस्टर बोल देते हैं। ये एस्टर जो होता है ना, इसी से स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे होते हैं और बाद में जाके कनेक्ट हो जाते हैं किससे, क्रोमोसोम से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर होता है। जब तक प्रोफेज खत्म होती जाती है ना, प्रोफेज खत्म होने के साथ साथ में सेल के अंदर जो प्रेजेंट उसके जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो आपको इनविजिबल हो जाएंगे। गोल्जी बॉडी, ईआर हो गई, सब कुछ इनविजिबल हो जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इनविजिबल होने लगेगी आपको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इनविजिबल होने लगेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉरी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आपको इनविजिबल दिखेगी। तो जनरली आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इनविजिबल हो जाएगा, ईआर, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी, सब कुछ इनविजिबल आपको हो जाएगा। तो ये आपका प्रोफेज हो जाता है। तो प्रोफेज में क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ और साथ में क्या हुआ, सेंट्रोसोम थोड़ा दूर जाने लगे, एस्टर फॉर्मेशन होने लगा, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लगा। फॉर्मेशन हो रहा, बने नहीं है, दूर जा रहे हैं, थोड़े अलग अलग अपोजिट पोल पे जा रहे हैं और सारे साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेल्स थे वो हट जाएंगे, इनविजिबल हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट जाएगी, सब हो जाएगा। उसके बाद मेटाफेज आएगी। मेटाफेज में क्या होगा भाई, एज इट इज आपको करना है कि भाई ये जो क्रोमेटिड्स होते हैं ना या क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, ये आके अपना बिल्कुल इसके ऊपर लेट जाएंगे, ठीक है, इसके ऊपर लेट जाएंगे। तो मैंने क्या करा ना, ये क्रोमोसोम्स को कुछ इस तरीके से बना देते हैं अपन, थोड़ा सा क्रोमोसोम को क्या होता है ना, ऐसे कनेक्टेड होते हैं। देखो ये क्रोमोसोम जो है वो कुछ इस तरीके से ऐसे कनेक्टेड है। लेट्स सपोज कि ये क्रोमोसोम ऐसे कनेक्टेड है, तो यहाँ पर अपने पास में सेंट्रोसोम आ गया, यहाँ पर अपने पास सेंट्रोसोम आ चुका है। तो इसकी चारों तरफ से क्या होता है ना, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होते हैं। ये स्पिंडल फाइबर पता है कहाँ से अटैच होते हैं, कि आपको पता है कि ये क्रोमोसोम है इस तरीके से, इनकी ये है सेंट्रोमियर, है ना। इस सेंट्रोमियर को कवर करने के लिए यहाँ पर इसके बाहर की जो कवरिंग होती है ना, ये क्या होती है, काइनेटोकोर होती है। तो बेसिकली जो स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होते हैं ना, वो काइनेटोकोर से अटैच्ड होते हैं, ना कि सेंट्रोमियर से अटैच्ड होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो काइनेटोकोर से अटैच्ड होंगे, इस वजह से ये दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो मेटाफेज के अंदर ये मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर आके बिल्कुल ऐसे सो जाते हैं। आप देख पा रहे हैं सारे क्रोमोसोम ऐसे सो गए हैं। यहाँ पर ये एस्टर जो होता है सेंट्रोसोम से बाहर निकल रहा होता है ना, सेंट्रोसोम से ये किरणें बाहर निकल रही थी, एस्टर होता है ये, और इनसे ये स्पिंडल फाइबर निकल रहे होते हैं जो कि इन क्रोमेटिड्स या क्रोमोसोम के
काइनेटोकोर से जाके चिपक जाते हैं, मेटाफिजिक प्लेट बन जाती है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इक्वेटर के ऊपर जाके लाई हो जाएंगे, मेटाफिजिक प्लेट बन जाएगी। अच्छा, एक और बात यहाँ पर पीवाईक्यू आया हुआ है कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं इनका प्रॉपर स्ट्रक्चर जब आप देखने लगेंगे, मॉर्फोलॉजिकली प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको दिखता है मेटाफेज के अंदर, मॉर्फोलॉजिकली बहुत ही ज्यादा क्लियर आपको दिखाई देंगे माइक्रोस्कोप के नीचे। जब आप देखोगे इसको प्रॉपर आपको क्रोमोसोम दिखाई देगा। उसके बाद एनाफेज आती है। एनाफेज एक सेपरेटिंग फेज होती है। एनाफेज जब भी आती है सेपरेट करके लेके जाती है। अब क्या सेपरेट करेगी कि ये भाई जितने भी क्रोमोसोम ऐसे आए थे ना, अब इन सभी क्रोमोसोम को क्या करेगी, ऐसे लेके जाएगी, खींचेगा, स्पिंडल फाइबर ऊपर की साइड खींचेगा और ये सारे क्रोमोसोम्स जो है ना ऊपर चले जाएंगे, मतलब क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगे यहाँ पर बेसिकली। ठीक है, तो ये सेंट्रोमियर का डिवीजन हो जाता है, समझ पा रहे हो। तो अब तक क्या था यहाँ पर, इस ऐसे तरीके से ये जो हमारे स्पिंडल फाइबर थे वो काइनेटोकोर से अटैच थे। अब ये स्पिंडल फाइबर इसको ऊपर की साइड खींचेंगे तो ये क्रोमेटिड इस साइड और ये क्रोमेटिड इस साइड। अब क्रोमेटिड डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि सेंट्रोमियर भी क्या होता है, डिवाइड होता है। याद रखिएगा, जब तक सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होता क्रोमोसोम का नंबर एक ही रहता है। लेकिन अब क्या हो गया है, सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया है, इसका सेंट्रोमियर इसके पास, इसका सेंट्रोमियर इसके पास। तो अब ना नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n हो गए हैं। पहले ये क्रोमोसोम एक ही था, अब क्रोमोसोम 2 हो गए क्योंकि सेंट्रोमियर भी इनका अलग हो गया। जब तक सेंट्रोमियर अलग नहीं होता तब तक हम नहीं बोल सकते कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो गया है। तो अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो चुका है। तो जब भी एनाफेज आएगी हमेशा क्रोमोसोम का नंबर डबल होगा, याद रखिएगा। ठीक है, बस मियोसिस फर्स्ट का थोड़ा अलग सीन होता है पर मेटाफेज में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में क्रोमोसोम सेंट्रोमियर जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है और क्रोमोसोम जो होते हैं ना उनमें क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। फिर लास्ट में टीलोफेज आ जाती है। टीलोफेज बिल्कुल प्रोफेज के अपोजिट हो जाती है। ऊपर तक आपका पूरा ये जितने भी क्रोमोसोम्स है वो ऊपर पहुंच जाएंगे। अब इन सारे क्रोमेटिड्स या क्रोमोसोम जो भी बोलो, इनके चारों तरफ जो है ना आपका ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी वो वापस आने लगेगी। जितने भी आपके सेल ऑर्गेनेल्स थे जो चले गए थे प्रोफेज के अंदर वो वापस आने लगेंगे, सब कुछ वापस आने लगेगा, न्यूक्लियर एनवेलप वापस आने लगेगा। और बाद में क्या होने लगेगा ना, ऐसे प्रॉपर ऐसे सेल टाइप्स यहाँ पर बन जाएगा, मतलब एक ही सेल में आपको हर चीज डबल डबल दिखाई देगी। ठीक है, और उसके बाद में चलेगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो होगा ना उसकी हेल्प से साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। अब ये साइटोप्लाज्म प्लांट में से कैसे डिवाइड होता है, एनिमल में कैसे डिवाइड होता है, दोनों के अलग तरीके होते हैं। प्लांट के अंदर क्योंकि आपको पता है बाहर सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल की वजह से ना ये पूरा डिवीजन हो नहीं पाता। देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो एनिमल सेल में ये बाहर से अंदर की साइड में कुछ इस तरीके से मूव करता है, राइट। बाहर से अंदर की साइड में ऐसे फ्यूरो बना रहा है, एकदम खांच बना रहा है। खांच बनाते बनाते इसे बीच में सेंटर पे ये मिल जाएगी खांच। ठीक है, तो ऊपर वाली सेल अलग, नीचे वाली सेल अलग। ये तो एनिमल सेल में होता है। लेकिन प्लांट सेल में तो खांच बन नहीं सकती क्योंकि बाहर तो सेल वॉल है, वो तो बहुत रिजिड होती है, तो अंदर तक तो घुस नहीं पाएगी। तो हमें क्या करना पड़ता है ना, सेल वॉल ही अंदर बनानी पड़ती है, प्लेट बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, हमें बीच में से हम प्लेट बनाना शुरू करते हैं ऐसे बीच में से, और उस प्लेट को ले जाते एकदम से पेरिफेरी तक ले जाते हैं, फैला देते हैं। और फैला देने की वजह से ऊपर वाली सेल अलग, नीचे वाली सेल अलग हो जाती है। तो प्लांट के अंदर जो डिवीजन होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है वो सेंटर से बाहर की साइड होता है, और एनिमल्स में बाहर से सेंटर की साइड होता है। तो ऐसा थोड़ा याद रखिएगा। उसके बाद में आपका होता है कि भाई कुछ ऐसी सेल्स होती है जिसके अंदर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन तो नहीं होता, बट हाँ न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है। कैरियोकाइनेसिस हो गया है भाई, न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है। यहाँ पर एक न्यूक्लियस आ गया, 2 न्यूक्लियस हो गए हैं। अब इनका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होगा, बस न्यूक्लियस का डिवीजन होके रह गया। अब न्यूक्लियस के डिवीजन की वजह से यहाँ पर क्या होता है ना, बहुत सारे न्यूक्लियस इकट्ठा, मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ना होने की वजह से बहुत सारे न्यूक्लियस इकट्ठा हो जाते हैं। तो इस वाली कंडीशन को बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, जो आपको देखने को मिलती है। ये सिंसीशियम कंडीशन होती है जो आपको देखने को मिलती है कोकोनट के एंडोस्पर्म के अंदर। जो कोकोनट होता है जो हम पीते, पानी पीते, कोकोनट का लिक्विड होता है ना, वो वाला, उसके अंदर आपके पास में ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंसीशियम कंडीशन देखने को मिलती है। माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या होता है भाई, काम का क्या है माइटोसिस देखो जनरली डिप्लॉयड सेल में होता है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन कभी कभार ये हैप्लॉयड में भी हो जाता है। पर जनरली प्लांट में तो हैप्लॉयड डिप्लॉयड दोनों में होता है, लेकिन एनिमल्स में डिप्लॉयड में होता है। हैप्लॉयड में एक्सेप्शन होता है हनी बी वाला, मेल हनी बी के अंदर होता है। लेकिन माइटोसिस की अगर कुछ अपन बात करें, जैसे हमारे कहीं चोट लग गई है ना, कुछ रिपेयरिंग करनी है ना, स्किन के ऊपर चोट लग गई, या फिर मेरी कोई इनर लाइनिंग होती है, गट की इनर लाइनिंग होती है, ब्लड सेल्स होती हैं, उन सबको बनाना, ये सब चीज फॉर्म करने के लिए हमारे माइटोसिस बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। और माइटोसिस का एक और सिग्निफिकेंस है कि भाई बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी बनती है। भाई ये मदर सेल है ना, तो इसकी दोनों डॉटर सेल एग्जैक्टली एकदम कॉपी बनती है, आइडेंटिकल बनती है। तो अगर हमें किसी चीज को आइडेंटिकली सेम बनाना हो तो माइटोसिस बहुत यूजफुल हो सकता है। फिर बात करते हैं मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है कि भाई एक सेल जो होती है वो डिवाइड हो जाती है और आपका
एक सेल से 4 सेल्स बनती हैं। अब तक माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनती थी, पर मियोसिस में आपको क्या करना है, एक सेल से 4 सेल बनानी है। अब चारों सेल्स एक साथ में नहीं बनती, इसके लिए हमें 2 फेजेस बनती हैं, 2-2 करके बनाते हैं, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ एक सेल से 2 सेल बनाना ही सीखा है ना, तो हमें बस उतना ही आता है कि हम एक सेल से 2 सेल बना लें और यही राउंड हम 2 बार में कंप्लीट कर लें। तो पहले हम एक सेल से 2 सेल बनाएंगे, फिर हम इन 2 सेल से वापस से क्या करेंगे, 2-2 सेल और बनाएंगे, तो टोटल हमारी 4 सेल हम वैसे बनाएंगे, 2 स्टेजेस करेंगे। जब एक सेल से ये 2 सेल बनेगी तो ये मियोसिस फर्स्ट होगा, और इन 2 सेल से जब 4 सेल बनेगी तब ये मियोसिस सेकंड होगा। तो ये मियोसिस जो होता है वो 2 फेजेस में होता है, फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे तो फेजेस वही रहेंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, बट मियोसिस फर्स्ट की चारों फेजेस का फर्स्ट 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 लगाना है, सेकंड के अंदर सेकंड सेकंड लगाना है, और कुछ डिफरेंस नहीं है। अच्छा, जो माइटोसिस में हमने मियोसिस अब तक पढ़ा, माइटोसिस के अंदर जो हमने पूरा प्रोफेज पढ़ा वो तो बहुत छोटा सा था, मतलब उसमें 2-4 चीजें पढ़ ली हमने कि भाई हमारा जो क्रोमोसोम था उसका कंडेंसेशन हो जाता है, सारा जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है उसमें जितने भी ईआर वगैरह सब होता है सब हट जाता है, बस इतनी सी 2-4 बातें पढ़नी थी। लेकिन यहाँ पर जो मियोसिस फर्स्ट की, स्पेशली मियोसिस फर्स्ट की जो आपकी ये होती है, प्रोफेज फर्स्ट होती है, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत ज्यादा लंबी भी होती है ये प्रोसेस। तो प्रोफेज फर्स्ट जो मियोसिस फर्स्ट की होती है बहुत लंबी होती है माइटोसिस के कंपैरिजन में, और ये है एनटी का फेवरेट क्वेश्चन, और यहाँ से इतने 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 पीवाईक्यूज आते हैं, बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज आते हैं, तो ध्यान से सुनते जाइएगा, मैंने पूरा सबका डायग्राम बना के साइड में लिख रखा है। देखिए लेप्टोटीन जो होता है ना वो बिल्कुल वैसे ही होती है कि भाई ये जो धागे धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है ना, ये किसमें कन्वर्ट होने लगती है, क्रोमोसोम्स के अंदर कन्वर्ट होने लगती है। अच्छा, मियोसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या भला होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है। तो बेसिकली क्या होता है ना, आपके पास में मान लो कि 2 क्रोमोसोम होते हैं, इसमें क्या होगा ना, ये हाइट के लिए कंट्रोल करने वाले दोनों क्रोमोसोम्स हैं। दोनों क्रोमोसोम्स का अपना अपना क्या होता है ना, साइज भी सेम होगा। देखिए क्रोमोसोम क्या है, 2 हैं, 4 क्रोमोसोम मत समझना, क्योंकि ये एक ही सेंट्रोमेयर से 2 क्रोमेटिड्स अटैच्ड है, क्रोमोसोम एक ही है बट क्रोमेटिड 2 है ना, 2 क्रोमेटिड वाला एक क्रोमोसोम है ये, तो इसको ऐसे कंफ्यूज मत होना कि भाई 4 क्रोमोसोम आ गए, 4 नहीं है, ये है 2 ही क्रोमोसोम है ये। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। कैसे कि भाई एक ही कैरेक्टर की वाली जीन इसके अंदर प्रेजेंट होती है, यहाँ पर भी एक कैरेक्टर वाली जीन है, यहाँ पर भी यही सेम कैरेक्टर वाली जीन है, हाइट वाली जीन इसके ऊपर है, हाइट वाली जीन इसके ऊपर है, सेम ही इनकी लेंथ भी होती है, तो बिल्कुल सेम सब कुछ हो जाने की वजह से इनको अपन होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो होंगे आपस में क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर कर पाते हैं। देखिए क्रॉसिंग ओवर कुछ नहीं होता, बस एक्सचेंज होता है कि तेरा पार्ट मैं ले लूं, मेरा पार्ट तू ले ले, है ना। ऐसा होता है ना कि बेस्टीज होती हैं, 2 फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, तो होता क्या है ना कि कोई ड्रेस अपन पहन रहे होते हैं, टॉप और जीन्स पहनते हैं, है ना, सामने वाले को भाई मेरा टॉप पसंद आ गया तो मैंने अपना टॉप उसे दे दिया, उसका टॉप मैंने पहन लिया, जीन्स मैंने अपनी पहन रखी है लेकिन टॉप मैंने उसका पहन रखा है, तो बस थोड़ा सा एक्सचेंज कर लेना, वही होता है आपका ये क्या बोलते हैं इसको, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर की कहानी समझेंगे अपन, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन अभी समझिए कि होमोलोगस क्रोमोसोम ये होता है। ठीक है, जहां पर सेम ही कैरेक्टर के लिए जीन सेम ही पोजीशन के ऊपर लाई करती है और दोनों का सबका साइज सिमिलर होता है, सब कुछ डिफरेंस नहीं होता, ये होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। अच्छा, इस क्रोमोसोम के अंदर ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। इस क्रोमोसोम की क्रोमेटिड्स है। क्यों बोल रही हूँ मैं सिस्टर, क्योंकि इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि भाई ये एक ही किससे कनेक्टेड है, सेंट्रोमियर से कनेक्टेड है, तो एक ही सेंट्रोमियर से 2 क्रोमेटिड्स कनेक्टेड हो तो वो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, एक ही सेंट्रोमियर से 2 क्रोमेटिड कनेक्टेड हो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। लेकिन 2 अलग अलग सेंट्रोमियर से 2 क्रोमेटिड कनेक्टेड हो तो वो नॉन सिस्टर होते हैं। ये है नॉन सिस्टर और ये क्या होते हैं, सिस्टर होते हैं। हमेशा आप ध्यान रखिएगा, कभी भी जो आपका क्रोमोसोम के अंदर जो भी क्रॉसिंग ओवर होता है वो हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है। होमोलोगस में भी कौन से क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में कभी नहीं हो सकता। सिस्टर के बीच में क्या ही एक्सचेंज हो गया, सिस्टर सिस्टर दोनों सेम है, डुप्लीकेट कॉपी है ना। मेरे पास जो चीज है वो इसके पास है, मैं क्या एक्सचेंज करूं उससे, कुछ नया थोड़ी ना आ जाएगा मेरे पास, मुझे तो नया परिवर्तन लाना, परिवर्तन लाने के लिए तो मुझे किसी दूसरे की सिस्टर के पास जाना पड़ेगा ना। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में ही हमेशा क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। तो ये सवाल बहुत आता है। लेप्टोटीन जो होता है ना, इसमें क्या होगा कि आपके जो क्रोमेटिन फाइबर्स होंगे वो अगेन वैसा ही आपके कंडेंस हो जाएंगे, कंडेंस होते दिखाई देंगे। देखो प्रोफेज लंबी है यहाँ पर, तो प्रोफेज का अंत तब जब आएगा ना, डाइकाइनेसिस लास्ट फेज आएगी, तब तक आपको लगेगा कि
तब जाके आपको दिखेगा एकदम से कि भाई हाँ कंडेंस हो गए हैं। अभी तो कंडेंस होने की शुरुआत हुई है, तो ठीक है, यहाँ पर कंडेंस होने की शुरुआत हो जाती है क्रोमोजोम की, ठीक है। आगे बाबा सेकंड फेज आता है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है ना भाई, ये होमोलोगस क्रोमोजोम, ये होमोलोगस क्रोमोजोम, ये एक दूसरे के पास आते हैं, मतलब बहुत पास, है ना। पास आके बिल्कुल ऐसे हाथ मिला लेते हैं एक दूसरे से कि भाई ठीक है ना, हम ऐसे हाथ में हाथ देके बैठे हुए हैं, कैफे में मिलने आए हैं, डेट कर रही है, अभी डेट वाली सिचुएशन चल रही है। डेट करते हुए क्या होता है ना कि भाई यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसको सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। कब बना है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स? जब दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आए हैं, एक्सचेंज कुछ नहीं हुआ है, बस पास हुआ आए हैं। अभी सिर्फ डेट हो रही है, बातचीत चल रही है, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के बैठे हुए हैं, ये जाइगोटिन हो जाता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जहां पर क्या हुआ ना, इसके दो क्रोमेटिड, इसके दो क्रोमेटिड, टोटल मिला के हुए चार क्रोमेटिड। चार क्रोमेटिड होने की वजह से हम इसको टेट्राड बोलते हैं और बाईवेलेंट बोलते हैं। एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, इसलिए इसको बोलते हैं बाईवेलेंट, ठीक है। अब बाद में हाथ मिलाने के बाद में क्या होता है ना, अब बारी आती है एक्सचेंज करने की, भाई तू मेरे को पसंद है, मैं तेरे को पसंद हूँ, चलो एक काम करते हैं, फोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। यही तो होता है कि पहले अपन बातचीत करते हैं, फिर अपन फोन नंबर एक्सचेंज करते हैं, फिर हम एक दूसरे के रंग में रंग जाते हैं, फिर कहानी चलती जाती है आगे, है ना। फिर हैप्पी एंड भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है ना, आगे हमें पता नहीं है। तो पेकाइटिन जो होता है ना, उसमें क्या होता है ना, एक्सचेंज होता है, ठीक है। पेकाइटिन के अंदर एक्सचेंज हो जाएगा यहाँ पर कि भाई ये ब्लैक वाला थोड़ा सा इधर आ जाएगा, रेड वाला थोड़ा सा इसके पास आ जाएगा, समझ पा रहे हो। एक्सचेंज ऐसे नहीं होता डायरेक्टली, थोड़े कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है इसके अंदर, जैसे डिप्लोटीन होता है, डिप्लोटीन फेज आती है पेकाइटिन के बाद में, क्रॉसिंग ओवर पेकाइटिन के अंदर होता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना, तो ये क्रॉसिंग ओवर किसी एक एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। क्रॉसिंग ओवर का दूसरा नाम रिकॉम्बिनेशन भी होता है, नए कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, नए कॉम्बिनेशन बनने के लिए रिकॉम्बिनेज नाम के एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस एंजाइम की प्रेजेंस में ही पेकाइटिन की फेज कंप्लीट हो पाती है, रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो पाता है। ये रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, फिर डिप्लोटीन आता है। डिप्लोटीन में क्या होता है ना कि ये भाई अलग होने की कोशिश करते हैं कि भाई अब एक काम करते, थोड़ा सा पर्सनल स्पेस देते हैं, बहुत ज्यादा एक दूसरे के अंदर घुस गए हैं, थोड़ा पर्सनल स्पेस देते हैं, तूने और मेरे अपना, हम दोनों ने थोड़ा बहुत एक्सचेंज कर लिया है, तो अपन पर्सनल स्पेस देने की कोशिश करते हैं। तो बेचारे दूर तो होते हैं, लेकिन जहां से ये जुड़े थे ना, जिस पोजीशन से ये जुड़े थे ना, वहां से ये अलग नहीं हो पाते, और अलग नहीं हो पाते, खींचते तो बहुत है लेकिन अलग नहीं हो पाते। लेकिन उस स्टेज पे क्या होता है ना, एक एक्स जैसी शेप की स्ट्रक्चर बन जाती है, उसको बोलते हैं कियाजमेटा, है ना। जहां पर इनका क्रॉसिंग ओवर हो रहा था वहां पर कियाजमेटा बन जाता है, और इसको बोलते हैं डिप्लोटीन फेज। अब कियाजमेटा यहाँ पर बन के खींच रहे थे बेचारे, तो एक तो पोजीशन ऐसी आएगी ना जहाँ पे खींचते खींचते दूर हो ही जाएंगे लास्ट में, तो बाद में वो वाली पोजीशन आ जाती है डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में दोनों अलग अलग हो जाते हैं, जिसके अंदर क्या होगा कि भाई इस ब्लैक वाले का थोड़ा पार्ट रेड वाले में आ जाएगा, रेड वाले का थोड़ा पार्ट ब्लैक में आ जाएगा, तो ये एक्सचेंज अल्टीमेटली हो जाता है डायकाइनेसिस में। डायकाइनेसिस में क्या हुआ, ये कियाजमेटा खत्म हो गया है, कियाजमेटा का डाइल्यूशन हो गया है, समझ पा रहे हो। तो यही पूरा प्रोसेस यहाँ पर चलता है। शुरुआत में लेप्टोटीन में क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ, जाइगोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना, टेट्राड बाइवेलेंट बना, पेकाइटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर हुआ, रिकॉम्बिनेज नाम के एंजाइम की प्रोसेस, एंजाइम की प्रेजेंस में मतलब क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसमें एक्सचेंज होता है। डिप्लोटीन में कियाजमेटा बन जाता है, कियाजमेटा को हमें डाइल्यूट करने के लिए, हटाने के लिए खींचना पड़ता है, खींचकर अपन डायकाइनेसिस करते हैं, डायकाइनेसिस के अंदर अपना कियाजमेटा अलग हो जाता है। और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, ये भी अपना खत्म हो जाता है, कब, कौन सी फेज में होता है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी अपना रिमूव हो जाता है, तो सब कुछ ये खत्म एक्चुअली में हो जाता है। उसके बाद में अपना ये है जो अपना क्या बोलते हैं, एक्सचेंज हो जाता है थोड़ा बहुत पार्ट, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि लेप्टोटीन और जाइगोटीन जो होती है ना, ये शॉर्ट लिव्ड होती है, मतलब ज्यादा लंबे टाइम तक चलती नहीं है। पेकाइटिन जो होती है ना, ये फिर भी लंबे टाइम तक चलती है, ये वाली फेजेस थोड़ी शॉर्ट लिव्ड होती हैं। आगे बात करते हैं कि भाई डायकाइनेसिस वाली प्रोसेस हो गई, अब चलते हैं मेटाफेज। अब हो गया पूरा प्रोफेज खत्म। अब प्रोफेज जैसे ही खत्म होता है, डायकाइनेसिस तक जैसे ही हम पहुंचते हैं ना, तो वहां पर आते आते क्या होता है ना, वो सारी प्रोसेस, न्यूक्लियर एनवेलप का हट जाना, सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया या जितने सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो हट जाना, ये सारी प्रोसेस होती रहती है। तो ये प्रोफेज जैसे ही खत्म होता है, डायकाइनेसिस खत्म होता है, ये सारी चीजें हो जाती हैं, है ना, सब कुछ न्यूक्लियर एनवेलप वगैरह हट जाता है। अब आने के बाद में हमारे पास होता था मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज में फर्स्ट में वही है कि ये दोनों क्रोमोसोम आते हैं और बिल्कुल मिडिल लाइन के ऊपर आके एकदम लेट जाते हैं ऐसे, है ना। और लेट जाने के बाद में ये जो आपका आपका सेंट्रोसोम होता है, ये अपोजिट पोल पे चला जाता है और स्पिंडल फाइबर देता है, और स्पिंडल फाइबर आके इनके काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है बीबी, है ना, इनके काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के। अब अटैच तो हो गए हैं, बिल्कुल सोए हुए पड़े हैं मेटाफेज के अंदर, है ना।
मेटाफेज के बाद अब एनाफेज फर्स्ट आएगी। एनाफेज तो क्या आती है, सेपरेशन, सबको अलग करना चाहती है। तो एनाफेज फर्स्ट जब होती है ना, तो वो क्या करती है कि भाई इस एक जोड़े को इस एक जोड़े से अलग करना है। इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम को अलग करो पहले तो, फिर तो इनके क्रोमेटिड को अलग करेंगे। भाई मेरे को ये जोड़ा अलग करना है पहले, ये जोड़ा जो है हंसों का जोड़ा है ना, पहले मैं इस जोड़े को दोनों को सेपरेट करना चाहती हूँ। फिर मैं इन जोड़ों के बीच में भी, ये जो दो इंसान है ना, इन दोनों के बीच में मैं चाकू चलाऊंगी तो इन दोनों को अलग करूंगी। तो मैं ऐसा करूंगी, पहले मैं इन दोनों को अलग करूंगी, दोनों जोड़ों को अलग करूंगी, फिर बाद में मैं इन दोनों के बीच में चाकू चलाऊंगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं 4 क्रोमेटिड्स अपने कर लूंगी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाता है कि मैंने एनाफेज फर्स्ट के अंदर सेपरेशन तो किया, बट किसका किया, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन किया यहाँ पर। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन कर देते हैं। सेंट्रोमियर का कोई डिवीजन नहीं हुआ है, अभी कोई सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं, क्योंकि देखो सेंट्रोमियर तो वही है, अभी भी सेंट्रोमियर के अंदर कोई डिवीजन हुआ है, सेंट्रोमियर ये भी यही है, यही भी यही है, सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं हुआ। सेंट्रोमियर का अगर डिवीजन हो जाता तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाते। यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए, क्योंकि नंबर क्रोमोसोम उतने ही रहेंगे, क्योंकि सेंट्रोमियर ही नहीं डिवाइड हुआ, सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम का दो हंसों का जोड़ा ही तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में चला गया ना, वही तो अलग हुआ है ना। सेंट्रोमेयर थोड़ी ना अलग हो गया, सेंट्रोमेयर अलग हो जाता तो फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो अलग हो जाते। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो अभी भी उतने ही है, कोई नंबर चेंज नहीं हुआ यहाँ पर। टीलोफेज फर्स्ट में क्या होगा, सेम वही आपका करना है कि भाई इस होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर को एक जगह पे, इसको एक जगह पे, और उसके बाद में साइटोकाइनेसिस कर दो, है ना। सेम वही माइटोसिस वाला प्रोसेस, साइटोकाइनेसिस कर दो। फिर चलते हैं मियोसिस 2 के अंदर कि भाई अभी हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम तो एक एक सेल में आ गए हैं, तो मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस जैसी है। माइटोसिस में भी तो ये किया था ना हमने कि भाई ये क्रोमोसोम था जो एक सेंट्रोमियर से 2 क्रोमेटिड्स अटैच थे, तो हमने क्या किया था ना कि इसको अलग किया था, इसको अलग किया था उसकी स्पिंडल फाइबर की हेल्प से, राइट। इस सेंट्रोमियर का डिवीजन किया था। तो असली सेंट्रोमियर का डिवीजन किसमें होता है, मियोसिस 2 के अंदर। तो मियोसिस 2 में आकर आपके क्रोमोसोम का नंबर जो होता है ना वो डबल होता है। मियोसिस 1 में क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होता, क्योंकि मियोसिस 1 में जो एनाफेज फर्स्ट होती है वहां पर सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं, ये सेपरेट हुआ है, जोड़ा सेपरेट हुआ है, जोड़े के अंदर वाले लोग सेपरेट नहीं हुए, वो सेपरेट होंगे ना तब नंबर बढ़ेगा असली, राइट। तो मियोसिस 2 जो होता है वो माइटोसिस के जैसा ही होता है। तो मियोसिस 2 में वही प्रोफेज 2 चलेगा, है ना। अच्छा, एक और चीज कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में क्या कोई गैप होता है, यस थोड़ा सा गैप होता है। उसको एक मतलब जैसे इंटरफेज होती है ना, काइंड ऑफ वैसी स्टेज होती है, बट यहाँ पर इंटरफेज में तो क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन भी चलता है, एस फेज आती है इंटरफेज में, बट यहाँ वो वाली फेज नहीं आती, इंटरकाइनेसिस होता है यहाँ पर। ठीक है, इंटरकाइनेसिस एक ऐसी फेज होती है जो आपको प्रोफेज 2 तक लेकर जाती है। आपके मतलब मियोसिस फर्स्ट जब खत्म हुआ और मियोसिस 2 जब शुरू होगा, उनके बीच की फेज होती है इंटरकाइनेसिस। ठीक है, बस इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज में यही फर्क होता है कि इंटरकाइनेसिस में कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता, नया डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ पर नहीं होता। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मियोसिस 2 शुरू हो जाती है प्रोफेज 2 के अंदर सेम माइटोसिस वाला प्रोसेस कि भाई पहले तो आपको ये कंडेंस फॉर्म में दिखेंगे, कंडेंस करो, है ना। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, कंडेंस करने के बाद में आप बिल्कुल उसको मतलब क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप है वो हटाओ, जितने भी न्यूक्लियर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, या जितने भी सेलुलर क्या होते हैं अपने ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, कभी कभार तो जुबान पे नाम ही आता, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, इनको हटाओ, सबको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो प्रोफेज 2 वैसी होती है जैसे माइटोसिस में होती है। फिर मेटाफेज के अंदर अगेन ये आता है, बिल्कुल ऐसे लाई कर जाता है ना, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ऐसे बिल्कुल लाई कर जाता है, एक ही सेंट्रोमियर होता है, ऐसे लाई कर जाता है ना। तो ये इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर, इक्वेटर के ऊपर आ जाता है। उसके बाद में स्पिंडल फाइबर इनसे इससे अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर से। फिर एनाफेज आती है, स्पिंडल फाइबर इसको खींचते हैं, और ये सेंट्रोमियर जो होता है इसका डिवीजन हो जाता है। ये क्रोमेटिड अपने रास्ते, ये क्रोमेटिड अपने रास्ते। ठीक है, तो ये काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अटैच मतलब डिटैच हो जाते हैं, ये दोनों क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाते हैं। टीलोफेज के अंदर आपको पता ही है कि दोनों क्रोमेटिड्स जो होते हैं अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, और बाद में जाके आपको पता है टीलोफेज के अंदर प्रोफेज का उल्टा करना है। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हमने हटाए थे वो सेल ऑर्गेनल्स वापस आ जाएंगे, जितना भी हमने न्यूक्लियर एनवेलप हटाया था वो वापस आ जाएगा, तो वो प्रोसेस वापस सारी की सारी हो जाएगी और आपका नया सेल वैसे बन जाएगा, है ना। उसके बाद साइटोकाइनेसिस कर देंगे। साइटोकाइनेसिस करने के बाद में तो आपको पता ही है कि भाई हमारे पास में 4 सेल्स बन जाएंगी। तो इसमें हमारे पास में इस तरीके से 2 सेल्स यहाँ से बनेंगी, 2 सेल्स हमारे पास यहाँ से बनेंगी, और इस तरीके से टोटल हमारे पास 4 सेल बनेंगी लास्ट में जाकर। इस तरीके से आपका मियोसिस भी खत्म होता है। और सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है मियोसिस का, भाई मियोसिस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है
एक्सचेंज करवाने में, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है ना क्रॉसिंग ओवर के अंदर, और उस वजह से वेरिएशंस बहुत आती हैं। क्योंकि देखो सेम चीज होती है, माइटोसिस में तो हर चीज सेम होती है, पेरेंट्स का बिल्कुल सेम निकल के आता है बच्चा या चाइल्ड जो होता है, या फिर जो भी अपनी प्रोजेनी के अंदर क्रोमोसोम जा रहे हैं बिल्कुल अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होती है, क्योंकि माइटोसिस में तो कोई क्रॉसिंग ओवर होता नहीं है, चेंज होता नहीं है, मियोसिस में चेंज होता है। तो मियोसिस में चेंज होने की वजह से वेरिएशंस आते हैं। तो वेरिएशन आना, वेरिएबिलिटी आना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डेवलपमेंट के लिए, इवोल्यूशन के लिए। इसलिए मियोसिस का सिग्निफिकेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और मियोसिस जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है गैमीट फॉर्मेशन के अंदर, मेल और फीमेल दोनों में गैमीट जब फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस की वजह से ही होता है। इसीलिए हम जो है हमारे पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्रॉसिंग ओवर हुआ है, पिता के और माता के दोनों के थोड़े थोड़े कैरेक्टर आए हैं और इस वजह से क्रॉसिंग ओवर होता गया है हमारे बीच में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है बहुत ही कम टाइम के अंदर। आई होप कि आप लोगों ने बहुत एकदम क्रिस्प फॉर्म में अच्छे से समझ लिया होगा। ये नोट्स जो भी मैंने आपको यहाँ पर इस एनसीईआरटी में बनाए हुए हैं एज इट इज शेयर कर रही हूँ टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम पे आपको मिल रहा है अभी 20 डेज का फाइनल स्टडी रूटीन, जो अब आपको बिल्कुल फाइनली स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। कल से ये चालू हो जाएगा, आज मैं शेयर करूंगी, तुम्हें बस थोड़ी देर में शेयर करने वाली हूँ, बस उसको फॉलो कर लेना आंख बंद करके आने वाले 20 दिन के लिए, नीट के लिए प्लीज। और बस ये मत सोचना मुझसे होगा नहीं होगा, क्योंकि सोचने से तो कुछ होगा नहीं, है ना। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुमसे होगा कि नहीं होगा, तुमसे ही होगा। और ना भी होना तो मैं हूं यार, मैं फिगर आउट करवा दूंगी तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट तुम ना अभी अपना साथ मत छोड़ना, तुम अभी ये मत सोचकर बैठ जाना कि मुझसे होगा नहीं तो मैं करूंगा भी नहीं है, करूंगी भी नहीं, मैं ट्राई नहीं करूंगी। अगर किसी ने किया ना तो मेरा ना थप्पड़ याद रखना, मैं सच बता रही हूँ, मैं छोटे भाई बहन समझ रही हूँ तुमको मैं। और अपना मेरा खुद का भाई अगर ऐसा सोच के बैठ जाए, हार मान के बैठ जाए कि मुझसे तो होगा ही नहीं इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं लिटरली उसकी धुलाई कर दूं। ठीक है भाई, तूने तो मैदान में उतरने से पहले ही सोच लिया कि मेरे तो काम का ही नहीं है मैदान, तेरे को जितना आता है उतना तो कर ले यार। तेरा 20% सिलेबस हुआ है, कम से कम 20% ही बेटर कर ले। तेरा 50% सिलेबस हुआ वही बेटर कर ले। तो क्यों दूसरों से कंपैरिजन कर रहा है यार, उसका 100% हो गया, उसने तो सब कुछ कर लिया, उसने 2 बार रिवाइज कर लिया, लोग 2-2 साल से 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, मैं तो बहुत ही जल्दी तैयारी करना स्टार्ट हुआ, मुझसे तो नहीं होगा। अरे भाई रुक जा, थम जा, हो जाएगा, टेंशन मत ले। इतना टेंशन लेने वाला कोई चीज नहीं है। और नहीं भी होएगा ना, ज्यादा से ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा यही तो होगा, नंबर कम आएंगे, नहीं होएगा सिलेक्शन। अरे तो है दुनिया में बहुत सारी चीजें, इससे बढ़िया बढ़िया चीजें बैठी हैं यार करने के लिए। तू एक बार एक्सप्लोर करेगा, मैं बताऊंगी तेरे को क्या एक्सप्लोर करना है। पर तू तू मैदान में उतरने से पहले हार मत मान लेना प्लीज। ठीक है, इसके लिए मैं तेरे को 20 डेज का चैलेंज दे रही हूँ, ताकि तेरे अंदर कॉन्फिडेंस आए। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस का ही खेल है ये। कॉन्फिडेंस जिसका तेज है ना वो तो भाई चाहे 5 महीने भी पढ़ा होगा ना वो भी कर देगा। कॉन्फिडेंस जिसका तेज नहीं है ना वो 5 साल से भी पढ़ के आया ना वो भी नहीं निकाल पाएगा। ये मेरे से लिखवा के ले लो तुम। ठीक है, तो एग्जाम भाई यही होता है इस तरीके से। सिंसिएशन का मतलब क्या होता है भाई, एक सेल के अंदर जब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हुआ, सिर्फ न्यूक्लियर न्यूक्लियर डिवीजन होता गया, तो सेल में न्यूक्लियस 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 बढ़ गए, साइटोप्लाज्म डिवीजन हुआ नहीं, इतना सारे न्यूक्लियस आ गए, तो वो सिंसिएशन हो गया ना। ठीक है, चलो जी, ओके। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाता है चैप्टर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, आई होप कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एंड आई होप कि आप नेक्स्ट वीडियो के लिए आएंगे। कल अपन नेक्स्ट यूनिट करेंगे। कल अपन कौन सी यूनिट करेंगे, मैं सोच रही थी डाइवर्सिटी वाली यूनिट कर ले, लेकिन अगर आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना कि अपन कौन सी यूनिट करें, उस हिसाब से अपन यूनिट कर लेंगे। ठीक है, तो प्लीज मुझे बताना जरूर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अच्छा, एक सेशन में तुम्हारे लिए संडे को लेकर आ रही हूँ, जिस वाले सेशन में अपन बात करेंगे कि तुम्हारे असली प्रॉब्लम्स क्या है। क्योंकि मैंने एक गूगल फॉर्म दिया था, काफी सारे स्टूडेंट्स इसको फिल किया है, बहुत सारी क्वेरीज आई हैं और मैं उनको एड्रेस करना चाहती हूँ जितना हो सकता है मुझसे उतना। और थोड़ा बहुत तुमसे बस बात करना चाहती हूँ, तुम्हारा स्ट्रेस रिलीफ या स्ट्रेस बस्टर सेशन करते हैं अपन, संडे को करते हैं, इस संडे को। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच। टेलीग्राम पे अपडेटेड रहना, आ रहा है आपका शेड्यूल, फॉलो कर लेना कल। और सुबह की अलार्म लगा के जल्दी उठ जाना। ठीक है, खाना पीना खा के आज जल्दी सो जाना, एंजाइटी मत करना, मैं हूं तुम्हारे साथ। ठीक है, अब एंजाइटी नहीं करेंगे, 0 से शुरू करेंगे और जितना हो सकता है उतना अंत तक लड़ेंगे, रुकेंगे नहीं। ठीक है, थैंक यू, बाय। चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करके शेयर कर दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लीज। ठीक है, ओके। और कुछ पूछना है तुमको, एनीथिंग इफ यू वांट टू? मॉर्फोलॉजी करना है, एनाटॉमी करना, हाँ सब करेंगे, सब करेंगे।
सब कुछ करेंगे, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी करेंगे, बस कल कौन सी यूनिट स्टार्ट करनी है बता देना। 11th की करनी है, कोई 12th की यूनिट स्टार्ट करनी है वो बता देना, अगर तुम बताओ तो, वरना मेरे पास तो तैयार है, मैं करवा दूंगी तुमको डाइवर्सिटी वाली यूनिट स्टार्ट। ठीक है, या तो मैं डाइवर्सिटी करवाऊंगी या तो फिर मैं तुम्हें करवाऊंगी मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी वाली में भी, है ना। तो यही मैं सोच रही हूँ, तो मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला जो कॉकरोच वाला फ्रॉग वाला ना, वो वाला सिस्टम मैं मे भी करवा सकती हूँ तुम्हें। तो या तो तुम बता देना या तो मैं करवा